अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और खुश खुरम रखे। अच्छा, आज की वीडियो में हम END रूल्स ही डिस्कस करेंगे। END रूल्स मतलब एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। इसकी मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ और ये इस एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल की आज मेरी सेकंड वीडियो है। ये काफ़ी लेंथी है तो इस वजह से इनको मैंने 3-4 पोर्शंस में डिवाइड किया है। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि सस्पेंशन एंड लीव का क्या रूल है। मतलब आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट को किस टाइम पर सस्पेंड किया जा सकता है और उसको लीव पर भेजा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जब प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट होती हैं तो उनका क्या प्रोसीजर होता है, प्रोसीडिंग्स किस तरह से इनिशिएट की जाती हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि जब इंक्वायरी आपके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती और इंक्वायरी किए बगैर ही कोई फैसला सुना दिया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट के पास क्या क्या इख्तियार रहते हैं, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट उसमें क्या क्या कर सकता है, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो रिकॉर्ड किसने प्रोवाइड करना होता है जब भी आपके अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी होती है तो उसमें रिकॉर्ड की प्रोविज़न किस तरह से की जाती है। फिर उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब एक कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जब अथॉरिटी ये समझती है कि इंक्वायरी ज़रूरी है। तो जब इंक्वायरी ज़रूरी हो जाए तो फिर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहले हमारे पास है वो है सस्पेंशन एंड लीव। सस्पेंशन एक्चुअली क्या होती है? सस्पेंशन होती है ऑफिशियली प्रोहिबिट समवन फ्रॉम होल्डिंग देयर यूजुअल पोस्ट फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम। यानी आपने ऑफिशियली किसी को मना कर दिया है। सस्पेंशन का मतलब है कि आपने ऑफिशियली किसी को मना कर दिया है कि आपने जो आपके पास पोस्ट है आप उसको हेल्ड नहीं करोगे, आप इस पोस्ट पर नहीं आओगे या इस पोस्ट पर आप नहीं हो फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम, एक स्पेशल लेंथ ऑफ टाइम के लिए। इसमें लेंथ ऑफ टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको जिसको भी आपको सस्पेंड करना है उसको आपने लेंथ ऑफ टाइम बताना है कि आपको इतने अरसे के लिए सस्पेंड किया गया है। ठीक है, या तो आप उसको सस्पेंड कर देते हैं या आप उसको लीव पर भेज देते हैं। जब वो लीव पर होगा तो ऑब्वियसली वो ड्यूटी पर नहीं आएगा और सस्पेंशन में भी ऐसे ही है कि आप उसको ड्यूटी पर नहीं बुला रहे हो। तो इसका रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है। द अथॉरिटी में प्लेस एनी सिविल सर्वेंट अंडर सस्पेंशन और सेंड हिम ऑन लीव। ठीक है, अब अथॉरिटी जो है उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी सिविल सर्वेंट को अंडर सस्पेंशन कर दे या फिर उसको लीव पर भेज दे। अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर प्रपोज टू बी इनिशिएटेड, जिसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रपोज की जा रही हो, मतलब प्रपोज की जा रही हो मतलब कहा गया हो कि उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। ठीक है, against whom proceedings are proposed to be initiated for an initial period not exceeding 120 days। ठीक है, इनिशियल पीरियड इसमें कितना इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉट एक्सीडिंग, ये एक्सीड नहीं करेगा किससे, 120 डेज से ये इनिशियल पीरियड जो है वो एक्सीड नहीं करेगा। एट वन टाइम एक्सटेंडेबल इन राइटिंग। अब यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जो अथॉरिटी है जिस बंदे के अगेंस्ट इंक्वायरी हेल्ड होने जा रही है या उसको पेनल्टी मिलने वाली है तो वो उसको सस्पेंड कर सकती है, उस सीट से सस्पेंड कर सकती है, मतलब उसको थोड़े टाइम के लिए वो अपनी सीट पर काम नहीं करेगा या फिर उसको लीव पर भेज सकती है कि वो ऑफिस ही ना आए। ठीक है, और फिर जिस भी मुलाजिम के अगेंस्ट जो है वो इंक्वायरी होने जा रही है और इनिशियल पीरियड इसके लिए कितना होता है, 120 डेज होता है और ये वन टाइम होता है और एक्सटेंडेबल होता है, मतलब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाय द अथॉरिटी फॉर सच पीरियड एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट और टिल कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अच्छा, अब अथॉरिटी के पास ये राइट होता है कि वो जितना भी वो मुनासिब समझती है, एज इट मे डीम अप्रोप्रिएट मतलब जितना भी वो मुनासिब समझती है, अप्रोप्रिएट समझती है, वो उसको सस्पेंड कर सकती है उतनी देर के लिए। मतलब फर्स्ट टाइम तो 120 डेज के लिए
ही ज़ाहिरी बात है सस्पेंड करेगी या लीव पर भेजेगी, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकती है। सेकंड टाइम जब वो इन राइटिंग लिखेंगे तो वो जितनी भी अप्रोप्रिएट समझते हैं कि हम इस बंदे को इतनी देर के लिए हमें सस्पेंड करना चाहिए तो इसका केस कंक्लूड हो जाएगा, या फिर टिल कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, या फिर जितनी देर तक प्रोसीडिंग चलेंगी उनकी कंक्लूजन होगी उतनी देर तक भी आप उनको सस्पेंड कर सकते हो या लीव पर भेज सकते हो। If in the opinion of the authority suspension or sending civil servant on leave is necessary or expedient, ठीक है, अगर मतलब अथॉरिटी ये समझती है, अथॉरिटी अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर अथॉरिटी ये समझती है कि अगर उसका नेसेसरी है लीव पर जाना या फिर उसकी सस्पेंशन नेसेसरी है तो वो ऐसा करेंगे। ठीक है, एक्सपीडियंट का वर्ड यहाँ पर आया है। एक्सपीडियंट का मतलब होता है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, एक्सपीडियंट का मतलब होता है कन्वीनियंट ऑल्दो पॉसिबली इम्प्रॉपर, यानी अगर उनको ये कन्वीनियंट हो, मतलब अथॉरिटी की नज़र में ये कन्वीनियंट है कि हम उसको लीव पर भेज दें और सस्पेंड कर दें, मतलब पॉसिबली ये इम्प्रॉपर हो, वो ठीक ना हो, लेकिन अगर अथॉरिटी ये समझ रही है तो वो ये कर सकती है। ठीक है, if the period of suspension is not extended before the expiry of initial period of suspension, the suspension of such civil servant cease to have effect। ठीक है, अगर उसका जो पीरियड है वो एक्सटेंड ना किया जाए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ सस्पेंशन, मतलब आपको उसका जो पीरियड है वो एक्सटेंड करना है कब, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल पीरियड, जब उसका मतलब एक्सपायर ना हुआ हो इनिशियल पीरियड, यानी विद इन 120 डेज आपको एक्सटेंड करना है सस्पेंशन का पीरियड या लीव का पीरियड। और अगर आपने वो नहीं एक्सटेंड किया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल पीरियड तो क्या होगा, तो वो अपना इफेक्ट जो है, जो जब 120 डेज ख़त्म हो जाएंगे तो वो अपना इफेक्ट खो देगा। ठीक है, शेल सीज टू हैव इफेक्ट, मतलब उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और वो सस्पेंशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। राइट, अच्छा, अब इसमें जो है नीचे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट अ सिविल सर्वेंट हु हैज़ बीन चार्ज्ड फॉर अ क्रिमिनल डिफेंस and is committed to prison shall be considered as under suspension from the date of his arrest without the formal approval of authority. In case such a civil servant is not arrested or is released on bail, the authority may suspend him by specific order। यानी अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो वाला सिविल सर्वेंट जो कि जिसके खिलाफ जो क्रिमिनल ऑफेंस हो, मतलब जो क्रिमिनली किसी चीज़ में मतलब ऑफेंड हुआ हो और वो पकड़ा गया हो, एंड इज कमिटेड टू प्रिजन, और उसको प्रिजन में डाल दिया गया हो, शेल बी कंसिडर्ड एज अंडर सस्पेंशन, मतलब वो अंडर सस्पेंशन ही कंसिडर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अरेस्ट, जब से उसको मतलब अरेस्ट किया गया है उस डेट से। ठीक है, डेट ऑफ हिज अरेस्ट, जब से उसको अरेस्ट किया गया है उस डेट से, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। अब इसमें जो अथॉरिटी है उसकी अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं बाकी रहती, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस किया है किसी ने और उसको प्रिजन में डाल दिया गया है, इम्प्रिजन कर दिया गया है, और फिर उसको फिर अंडर सस्पेंशन ही हम कंसिडर करेंगे, उसको सस्पेंड ही कंसिडर करेंगे जब से उसको प्रिजन में डाला गया है उस डेट से, और इसमें अथॉरिटी की फॉर्मल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, अच्छा, इन केस सच अ सिविल सर्वेंट इज नॉट अरेस्टेड और इज रिलीज्ड ऑन बेल, द अथॉरिटी में सस्पेंड हिम बाय स्पेसिफिक ऑर्डर। सिविल सर्वेंट इज नॉट अरेस्टेड, मतलब उसको अरेस्ट नहीं किया गया है, एंड इज रिलीज्ड ऑन बेल, या फिर उसको बेल पर रिलीज कर दिया गया है, द अथॉरिटी में सस्पेंड हिम बाय स्पेसिफिक ऑर्डर। फिर उसके बाद जो अथॉरिटी है वो उसको सस्पेंड कर सकती है, स्पेसिफिक ऑर्डर कर सकती है उसके लिए कि मतलब फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड्स ही इज ऑन सस्पेंशन या ही इज सस्पेंडेड। ठीक है, तो फिर उसके लिए वो ऑर्डर कर सकती है। अब इसमें पॉइंट नंबर 2 है, during suspension period the civil servant shall be entitled to his pay, allowances and other benefits in accordance with the fundamental rules 53। अब सस्पेंशन पीरियड के दौरान जो सिविल सर्वेंट है उसको उसकी पे भी मिलेगी। अब सस्पेंशन की बात कर रही हूँ, अभी उस पर मतलब सिर्फ एलिगेशन लगा है, जो भी सिविल सर्वेंट है उस पर सिर्फ एलिगेशन लगा है और उस पर कोई भी चीज़ जो है वो साबित नहीं हुई है, तो वो उसको उसकी पे भी मिलेगी, अलाउंसेस भी मिलेंगे, अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बिल्कुल उसको मिलेंगी, कोई भी इसमें कटौती नहीं होगी।
और ये फंडामेंटल रूल्स जो हैं ये 53 यहाँ पर इन्होंने उसका हवाला भी दे दिया है कि ये किन रूल्स के तहत उसको ये सब कुछ मिलेगा। उसके बाद नंबर 3 है, इफ़ अ सिविल सर्वेंट इज सेंट ऑन लीव इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर अंडर सब रूल 1 सच पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। ठीक है, यानी अगर सिविल सर्वेंट जो है वो सेंट ऑन लीव मतलब उसको लीव पे भेजा जाता है, अब वो खुद अपनी मर्जी से लीव पे नहीं गया है लेकिन उसको लीव पे भेजा गया है, तो क्या होगा कि जो जैसे मैंने आपको पहले बताया अंडर रूल 1 का जो इन्होंने हवाला दिया है वो यही रूल 1 है जो मैंने अभी आपको बताया कि उसको सस्पेंड किया जा सकता है या फिर लीव पे भेजा जा सकता है। तो अब उसको लीव पर भेजा गया है, वो खुद अपनी मर्जी से नहीं किया है, तो सच पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी। अब उसका जो वो सारे का सारा पीरियड है तो वो उसका एज ड्यूटी ही कंसिडर होगा, जितनी भी देर वो लीव पर रहेगा वो एज ड्यूटी ही कंसिडर होगा, क्योंकि आपने उसको खुद से लीव पर भेजा है, वो अपनी मर्जी से नहीं गया है। नंबर 4 है, इन केस सिविल सर्वेंट इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटीज during the proceedings such period shall be treated as extraordinary leave without pay। मतलब अगर सिविल सर्वेंट जो है वो एब्सेंट होता है ड्यूटी से, ऑफिशियल ड्यूटी से ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, अब सिविल सर्वेंट जो है वो खुद से एब्सेंट है। यहाँ पर जो फ़र्क है वो ये है कि आपने उसको यहाँ पर आपने उसको लीव पे भेजा था और यहाँ पर वो खुद से एब्सेंट है, ठीक है, और ड्यूटी से ऑफिशियल ड्यूटी से एब्सेंट हुआ है, खुद से एब्सेंट हुआ है, प्रोसीडिंग्स जारी हैं और वो एब्सेंट हो गया है, उसने छुट्टी कर ली है। सच पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब वो जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होगी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कौन सी होती है, जो लीव विदाउट पे होती है, ठीक है, यानी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो कंसिडर किया जाएगा, किसी और लीव के खातिर में उसको नहीं रखा जाएगा। मतलब जब प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ हो रही हैं, किसी केस में आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और आप लीव पर चले गए हो, आप एब्सेंट हो गए हो ऑफिशियल ड्यूटी से, तो क्या होगा, आपकी जो वो लीव होगी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या लीव विदाउट पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पॉइंट नंबर 6 है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। मतलब किसी भी बंदे के खिलाफ जो केस इनिशिएट किया जाता है उसकी प्रोसीडिंग्स कब से इनिशिएट हम कंसिडर करेंगे कि कब से वो इनिशिएट हुई हैं, ठीक है। अब इसमें 2 तरीके हैं, मैं आपको पहले ये रूल पढ़ के सुना देती हूँ कि प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट इन केस वेयर द अथॉरिटी डिसाइड्स दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी, ठीक है। नंबर 1 तो ये है कि नॉट नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी, जब अथॉरिटी ये डिसाइड करे कि मतलब इसके खिलाफ इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, shall be initiated from the date the accused is informed, यानी the date the accused is informed ये उस वक़्त से इनिशिएट की जाएंगी, ठीक है, by an order in writing of the grounds of proceeding against him, ठीक है, in writing ऑर्डर किया जाएगा कि और जहाँ पर उसको grounds of proceedings बताए जाएंगे, and where the authority decides to hold an inquiry against him against the accused। अब नंबर 1 तो ये था कि उसने अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि वो इंक्वायरी हेल्ड नहीं करेगी। जब इंक्वायरी हेल्ड नहीं करेगी तो वो एक्यूज को इन राइटिंग इन्फॉर्म करेगी और वो इन राइटिंग ग्राउंड्स का बताएगी कि हम इन ग्राउंड्स पे आपके खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं। अगर अथॉरिटी जो है, नंबर 2 ये है, अथॉरिटी डिसाइड्स टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब उन्होंने कह दिया है कि हम एक इंक्वायरी जो है वो हेल्ड करेंगे आपके खिलाफ, तो फिर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, मतलब 2 तरीके हैं इनिशिएट करने के। हम कब से कहेंगे कि हमारे खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट हुई हैं, अगर तो कोई इंक्वायरी हेल्ड होनी है तो फिर तो जाहिर बात है ऑर्डर किया जाएगा और इंक्वायरी हेल्ड होगी और यहाँ से आपके जो अगेंस्ट है वो प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अगर इंक्वायरी हेल्ड नहीं होनी है, जैसे कि यहाँ पर आपने ये पढ़ा है नॉट नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी, अगर इंक्वायरी हेल्ड नहीं होनी है तो फिर क्या होगा कि द डेट द एक्यूज्ड इज इन्फॉर्म्ड, अब तो उस वक़्त से जब से एक्यूज को इन्फॉर्म किया गया है उस डेट से, और इन राइटिंग आप उसको इन्फॉर्म करेंगे कि आपके इन ग्राउंड्स पर आपके अगेंस्ट हम प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। फिर नंबर 7 है प्रोसीजर वेयर इंक्वायरी इज डिस्पेंस्ड विद। डिस्पेंस का मतलब होता है यानी हम किसी को एग्जेम्प्ट करें फ्रॉम अ रूल और लॉ, किसी भी रूल से या लॉ से, तो उसको कहते हैं डिस्पेंस्ड विद, ठीक है।
की अथॉरिटी ने, ये मैंने जैसे कि आपको रूल नंबर 6 में बताया है कि अथॉरिटी के पास दोनों राइट्स होते हैं, या तो वो इंक्वायरी हेल्ड कर सकती है या वो इंक्वायरी हेल्ड नहीं कर सकती है। तो रूल नंबर 7 में हम वो प्रोसीजर देखेंगे, वो प्रोसीजर हम डिस्कस करेंगे जिसमें अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि हम इंक्वायरी हेल्ड नहीं कर रहे। ठीक है, इफ़ द अथॉरिटी डिसाइड्स दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट द अक्यूज्ड, अगर आपकी अथॉरिटी ये डिसाइड करती है कि ये नेसेसरी नहीं है कि मतलब हम एक इंक्वायरी हेल्ड करें अगेंस्ट द एक्यूज्ड, तो फिर क्या होगा? नंबर 1 है ए, इसमें ए पार्ट है, इन्फॉर्म द एक्यूज्ड बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। सबसे पहले तो उसको एक्यूज को इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, और किस तरह से इन्फॉर्म करना होगा? इन राइटिंग इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, ऑफ द ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। अब हमने उसको क्या क्या बताने हैं? हमने ग्राउंड्स बताने हैं, मतलब हम आपके खिलाफ एक्शन लेने लगे हैं और ये फलां फलां ग्राउंड्स हैं आपके अगेंस्ट हिम। ठीक है, मतलब ये ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पर हम आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने लगे। क्लियरली स्पेसिफाइंग द चार्जेस देयरइन। अब यहाँ पर हमने चार्जेस जो भी उसके अगेंस्ट लगे हैं वो हमने लिखना है, along with apportionment of responsibility and penalty or penalty is proposed to be imposed on him। ठीक है, apportionment का मतलब होता है शेयरिंग। ठीक है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसका शेयर कितना था? ठीक है, जो भी मतलब गड़बड़ हुई है तो उसमें कितना शेयर था? एंड पेनल्टी और पेनल्टीज प्रपोज टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। ठीक है, और जो भी पेनल्टी या पेनल्टीज प्रपोज की गई हैं कि उस पर इम्पोज की जाए, उस पर लगाई जाए, पेनल्टी या पेनल्टीज जो भी प्रपोज की गई हैं उस पर लगाई जाए, हम वो सब का सब इन राइटिंग लिखेंगे और उसको हम बताएंगे एक्यूज्ड को कि ये तुम्हारे खिलाफ होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी है, गिव हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। अब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको हमने देनी है एक्यूज को, ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज्ड एक्शन। ठीक है, उसको कॉज शो करनी होती है अगेंस्ट द प्रपोज एक्शन। फर्ज करें आपने उसको कहा है कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये इन ग्राउंड्स पे ये फलां तुमने ऐसे गलत किया था, तो तुम्हारे खिलाफ ये पेनल्टीज हम तुम्हारे खिलाफ लगाने जा रहे हैं। अब वो कॉज बताएगा कि जो भी प्रपोज्ड एक्शंस हैं, जो भी प्रपोज्ड पेनल्टीज हैं, वो कॉज बताएगा कि उसके खिलाफ क्यों ना लगाई जाए, ये वाली जो पेनल्टीज हैं वो उसके खिलाफ क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए। ठीक है, विच शुड नॉट बी लेस देन 10 days। अब उसके पास कितना शोइंग कॉज का, उसके पास कितना पीरियड है? 10 days है, एंड मोर देन 14 days। अब उसको 10 days से हम कम नहीं दे सकते और 14 days से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। शो कॉज नोटिस हम 14 days से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, किसी को भी, और 10 days से कम हम नहीं किसी को भी देते होते हैं कॉज शो करने का नोटिस। फ्रॉम द रिसीट ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज द अथॉरिटी मे अलाउ। मतलब जब उसको ऑर्डर रिसीव हो गया है, जब जिसमें हमने ये सारा लिखा है कि भाई ये तुम्हारे खिलाफ पेनल्टीज है, मतलब जब उसको ऑर्डर रिसीव हो गया वहां से हम 14 days गिनेंगे, या फिर विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड एज अथॉरिटी में, मतलब उसको अथॉरिटी जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड भी दे सकती है, मोर देन 14 days भी उसको दिए जा सकते हैं। ठीक है, अथॉरिटी ये अलाउ कर सकती है। फिर उसके बाद सी है, ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब जब हमें एक्यूज का रिप्लाई रिसीव हो जाए, ठीक है, मतलब जब हम एक्यूज का जो रिप्लाई है, जो उसने शो कॉज उसको दिया गया था, तो उसका जो उसने रिप्लाई लिखा है वो रिसीव कर लिया है, जब हमने विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, स्टिपुलेटेड का मतलब होता है स्पेसिफाई। अच्छा, विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड मतलब जो स्पेसिफिक पीरियड हमने उसको दिया था, और आफ्टर द एक्सपायरी या फिर उस पीरियड के बाद में, देयरऑफ इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, अगर कोई रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड और फैक्ट्स, यानी या तो उसने स्पेसिफिक पीरियड में, स्टिपुलेटेड पीरियड में उसने रिप्लाई कर दिया है, या फिर उसने एक्सपायरी के बाद भी कोई रिप्लाई उससे रिसीव नहीं हुआ है। दोनों सूरतों में ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड एंड फैक्ट्स। अब जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड फैक्ट्स हैं उनकी बेसिस पर
of the case as the case may be determine whether the charge or charges have been proved against the accused or not। ठीक है, अब ये फैसला होगा कि जो चार्ज है या फिर उसके खिलाफ जो चार्जेस लगे हैं, एक चार्ज है या चार्जेस लगे हुए हैं ज़्यादा, ठीक है, वो उसके खिलाफ प्रूव होते हैं या नहीं प्रूव होते हैं। ये सारा का सारा फैसला जो है वो बाद में होगा। ठीक है, मतलब आपने उसको एक शो कॉज दिया, उसको रिप्लाई करने का टाइम दिया, उसने उस स्पेसिफिक पीरियड में रिप्लाई किया या फिर नहीं किया, दोनों सूरतों में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आप उसको सामने रखेंगे और फिर उसके बाद ये डिटरमिन करेंगे कि जो उसके खिलाफ जो चार्ज हैं या चार्जेस हैं वो प्रूव होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक, provided that after receipt of reply to the show cause notice from the accused or in case where no reply is received, the authority shall accept in such cases where the president or the prime minister is the authority decide the case within a period of 30 days। अब इसमें भी उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि आफ्टर रिसीट ऑफ रिप्लाई, मतलब जब हमें उसका रिप्लाई रिसीव हो जाएगा टू द शो कॉज नोटिस, जो हमने शो कॉज नोटिस उसको दिया था, तो फिर द अथॉरिटी शेल, जो अथॉरिटी है वो शेल डिसाइड द केस विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। उसने डिसाइड करना है केस को विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब उसके पास 30 डेज ही हैं, 30 डेज से ज़्यादा नहीं है। उसने उन 30 डेज में ये जो केस है ये डिसाइड करना है। ठीक है, लेकिन इसमें भी ये एक्सेप्शन है कि जहाँ पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर खुद अथॉरिटी हो वहाँ पर ये 30 डेज की कंडीशन जो है वो नहीं लगेगी। अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो मतलब खुद नहीं है अथॉरिटी और उनसे मतलब सेक्रेटरी लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे कोई अथॉरिटी है, तो फिर उस पर ये कंडीशन लगेगी कि उनको विद इन 30 डेज ये फैसला करना होगा। अच्छा जी, ये नंबर डी है इसका, afford an opportunity of personal hearing before passing any order of penalty under clause, ये नजर नहीं आ रहा क्लॉज क्या है, if the charge or charges have been proved against him। ठीक है, अब afford का मतलब एक ये भी होता है provide, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी और पर्सनल हियरिंग, मतलब उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उससे पर्सनल हियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल हियरिंग भी उसका राइट है। बिफोर पासिंग एनी पेनल्टी अंडर क्लॉज, मतलब आप जब बिफोर आपने कोई पेनल्टी उस पर पास की है उससे पहले उसको पर्सनल हियरिंग का आप राइट देंगे। इफ द चार्ज और चार्जेस हैव बीन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, अगर चार्ज या चार्जेस उसके अगेंस्ट जो है वो प्रूव हो गए हैं। ठीक है, अब बंदा है उसके अगेंस्ट चार्जेस प्रूव हो गए हैं, तो अगर वो ये कहता है कि मुझे एक पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी जाए, मेरे से जुबानी बातचीत की जाए, मुझे पर्सनली सुना जाए, तो आप उसको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ई है exonerate the accused by an order in writing if the charge or charges have not been proved against him। exonerate the accused मतलब exonerate का मतलब होता है, exonerate का मतलब होता है release someone from the obligation। ठीक है, यानी जो accused है उसको उससे obligation से रिलीज कर दिया जाएगा बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग। अब ऑर्डर किया जाएगा, इन राइटिंग ऑर्डर किया जाएगा, इफ द चार्ज और चार्जेस हैव नॉट बीन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, अगर कोई चार्ज या चार्जेस जो है उसके अगेंस्ट जो है प्रूव नहीं हुए हैं, तो क्या होगा, उसको उससे रिलीज कर दिया जाएगा। फिर एफ है impose any one or more penalties mentioned in Rule 4 by an order in writing if the charge or charges have been proved against the accused। और आप impose भी कर सकते हैं, मतलब आप उसको exonerate भी कर सकते हैं, उसको रिलीज भी कर सकते हैं चार्जेस से, या फिर आप any one
या ज़्यादा पेनल्टीज भी लग सकती हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उन पेनल्टीज में से कोई एक ही चूज़ करनी है, उस पर एक से ज़्यादा पेनल्टीज भी लग सकती हैं। मेंशन इन रूल 4 जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे, ये रूल 4 वही है जो मेजर एंड माइनर पेनल्टीज की बात हो रही है। बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग इफ द चार्ज और चार्जेस हैव बीन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, अगर प्रूव हो गए हैं चार्ज या चार्जेस इसके अगेंस्ट, तो फिर आपने उसके अगेंस्ट जो है वो एनी वन या मोर पेनल्टीज आप उसके अगेंस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। फिर रूल नंबर 8 है प्रोविजन ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड कौन प्रोवाइड करेगा। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ order of inquiry, the authority shall ensure that relevant record of the case and other related documents should be supplied to the inquiry officer or the inquiry committee, as the case may be, within 7 days or within an extended period which the authority may allow. After initiation of order of inquiry, the authority shall ensure the relevant record of the case, मतलब अब अथॉरिटी जो है वो ये इंश्योर करेगी कि जो भी रेलेवेंट रिकॉर्ड है केस का एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, और जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं दूसरे, शुड बी सप्लाइड टू द इंक्वायरी ऑफिसर, वो इंक्वायरी ऑफिसर तक पहुंचाए जाए, और द इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी ऑफिसर होगा या इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, जो भी है आप उस तक ये रिकॉर्ड जो है वो पहुंचाएंगे। एंड एज द केस में भी विद इन 7 डेज, अब 7 डेज का आपके पास टाइम होगा कि आप जो भी रेलिवेंट रिकॉर्ड है वो उन तक पहुंचा दें विद इन सच एन एक्सटेंडेड पीरियड विद द अथॉरिटी में अलाउ, मतलब 7 डेज या जो भी अथॉरिटी अलाउ करती है वो एक्सटेंडेड पीरियड जो भी उसका होगा उसमें ये आप तक मतलब जो भी रिकॉर्ड की प्रोविजन है वो कर दी जाए, ठीक है, मतलब आप तक रिकॉर्ड पहुंचा दिया जाए। रूल नंबर 9 है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अथॉरिटी वेयर इंक्वायरी इज नेसेसरी। अब जहाँ पर अथॉरिटी ये समझती है कि इंक्वायरी जो है वो नेसेसरी है, अब इंक्वायरी जो है वो नेसेसरी है, पहले हमने कौन सा प्रोसीजर पढ़ा है जहाँ पर अथॉरिटी ने ये समझा कि इंक्वायरी ज़रूरी नहीं है, आप पर्सन को बस शो कॉज नोटिस दें और वो अपनी डिटेल लिख के बताए और उसके बाद उसके अगेंस्ट या उसके फॉर फैसला हो जाएगा, ठीक है, मतलब या तो आप उसको बरी कर देंगे इल्ज़ाम से या फिर आप उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, पेनल्टीज लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अथॉरिटी ये समझती है कि इंक्वायरी जो है वो नेसेसरी है। अब इसमें कौन कौन से रूल्स आते हैं, इसमें रूल नंबर 1 है इफ द अथॉरिटी डिसाइड्स दैट इट इज़ नेसेसरी टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट द अक्यूज्ड, जहाँ पर अथॉरिटी डिसाइड करती है, अब अथॉरिटी के पास ये डिसीजन का पूरा हक है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि उसके पास ये डिसीजन का पूरा हक है कि वो डिसाइड कर सकती है कि कहाँ पर नेसेसरी है इंक्वायरी करना और कहाँ पर नहीं, ठीक है। इट शेल पास एन ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी, अब वो सबसे पहले क्या करेगी, इंक्वायरी का ऑर्डर पास करेगी, ठीक है। इट शेल पास एन ऑर्डर ऑफ इंक्वायरी एंड इंक्वायरी ऑर्डर शेल इंक्लूड, अब जो इंक्वायरी ऑर्डर है उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है उसमें ए है सब्जेक्ट टू सब रूल 2 द अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी। अब ये सब रूल 2 के सब्जेक्ट में है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी प्रोवाइडेड दैट द इंक्वायरी ऑफिसर और द कन्वीनर ऑफ द इंक्वायरी कमेटी एज द केस में शैल एज फार एज पॉसिबल बी of a rank senior to the accused, and where 2 or more accused are proceeded against jointly, the inquiry officer or the convener of the inquiry committee shall as far as possible be of a rank senior to the senior most accused, ठीक है। अब इसमें कन्वीनर का जो वर्ड है वो आपके लिए नया है। कन्वीनर का मतलब होता है मतलब कन्वीनर उस पर्सन को कहते हैं जो कि जब मीटिंग्स होंगी तो वो उनको मीटिंग्स के लिए कॉल करेगा, उस पर्सन को कन्वीनर कहते हैं, ठीक है। अब जब जाहिर बात है आप एक इंक्वायरी कमेटी बुलाएंगे तो इंक्वायरी की कमेटी की जब भी मीटिंग्स होंगी तो उसमें एक कन्वीनर रिक्वायर्ड होता है। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी प्रोवाइडेड दैट द इंक्वायरी ऑफिसर और द कन्वीनर ऑफ द इंक्वायरी कमेटी as the case may be shall as far as possible be of a rank senior to the accused,
यानी अब उसको रैंक सीनियर टू द एक्यूज होना चाहिए, मतलब जो इंक्वायरी कमेटी का जो भी ऑफिसर है या कन्वीनर है जो भी इंक्वायरी कमेटी का, तो उसका रैंक जो है वो सीनियर होना चाहिए जो भी एक्यूज का रैंक है उससे, ठीक है, उसका रैंक जो है सीनियर होना चाहिए जो भी इंक्वायरी कमेटी का ऑफिसर होगा। एंड वेयर 2 और मोर एक्यूज्ड आर प्रोसीडेड अगेंस्ट जॉइंटली, अब कोई 2 और मोर एक्यूज्ड हैं जिनके अगेंस्ट प्रोसीड किया जा रहा है, जॉइंटली प्रोसीड किया जा रहा है, एक ही केस है लेकिन उसमें एक्यूज जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा है, जो भी इंक्वायरी ऑफिसर होगा या फिर कन्वीनर होगा इंक्वायरी कमेटी का। अब जहाँ तक मुमकिन हो तो उसमें जो सीनियर मोस्ट एक्यूज्ड है, सीनियर मोस्ट एक्यूज जो भी बंदा है उससे जो इंक्वायरी कमेटी का रैंक होगा, जो इंक्वायरी कमेटी का जो हेड होगा वो सीनियर होगा, ठीक है, उससे वो सीनियर होगा। समझ आ रही है कि मतलब जो भी एक्यूज्ड है जो उसकी जो इंक्वायरी करेगा वो उससे सीनियर बंदा करेगा, ठीक है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बंदे एक्यूज्ड है तो उसमें जो इंक्वायरी कमेटी का जो हेड बनेगा वो एज फार एज पॉसिबल वो जो सीनियर मोस्ट एक्यूज्ड है वो उससे ज्यादा सीनियर होना चाहिए, जो भी आपके इंक्वायरी कमेटी का जो हेड होगा। इसमें बी है द ग्राउंड्स ऑफ प्रोसीडिंग क्लियरली स्पेसिफाइंग द चार्जेस along with apportionment of responsibility which shall be communicated to accused within 14 days from the date of initiation of proceedings, ठीक है। अब आपने कमेटी जो बना दी तो इसका मतलब है कि आपने इनिशिएट कर दी है प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब उसके विदिन 14 डेज 14 दिन के अंदर अंदर आपको एक्यूज्ड के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। क्या कम्युनिकेट करना चाहिए? जो भी चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट जो भी चार्जेस हैं वो आपने उसको बताने हैं, और ग्राउंड्स हैं जितनी भी ग्राउंड्स हैं प्रोसीडिंग्स की वो आपने उसके साथ शेयर करनी है, ठीक है। मतलब आपने उसको ये बताना है कि इन प्रोसीडिंग्स की ये ग्राउंड्स हैं, इसलिए हम आपके अगेंस्ट प्रोसीड कर रहे हैं, और जो भी चार्जेस आपके अगेंस्ट लगे हैं वो भी आपने स्पेसिफाई करने हैं, ठीक है। और जो आपकी अपॉर्शनमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब आपकी कितनी शेयरिंग है आपकी इसमें, जो भी मतलब चार्जेस लगे हैं आपका उसमें कितना शेयर है, तो वो भी आपने उसके साथ शेयर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद है नंबर सी, अपॉइंटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बाय डेजिग्नेशन, मतलब आप एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें बनाओगे, ठीक है। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव को भी अपॉइंट किया जाएगा और वो बाय डेजिग्नेशन अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें एक डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है जब आपकी इंक्वायरी हेल्ड हो रही हो। तो डी है डायरेक्शन टू द एक्यूज्ड टू सबमिट हिज रिटन डिफेंस टू द इंक्वायरी ऑफिसर और कन्वीनर ऑफ द इंक्वायरी कमेटी एज द केस मे बी विद इन रीजनेबल टाइम विच शैल नॉट बी लेस देन 10 एंड मोर देन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर्स अंडर क्लॉज बी और विद इन सच एन एक्सटेंडेड पीरियड एज द अथॉरिटी में अलाउ, ठीक है। अब इसके जो भी आप उसको मैंने अभी आपको बताया कि आपको उसको रिटर्न देना पड़ेगा। अब उसको अपना रिटर्न डिफेंस देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? इंक्वायरी ऑफिसर को या फिर कन्वीनर को, जैसा मतलब जिसको भी आप ज़रूरी समझते हैं आप उसको गाइड करेंगे कि फलां बंदे को आप दीजिए, या इंक्वायरी ऑफिसर को या कन्वीनर को दें, जो भी इंक्वायरी कमेटी का कन्वीनर हो तो उसको दे दीजिए, आप रिटर्न डिफेंस अपना दे दीजिए। अब रिटर्न डिफेंस उसको कितने दिन में देना पड़ेगा? अब आप उसको 10 डेज से आप उसको लेस टाइम नहीं दे सकते हैं, और मोर देन 14 डेज आप उसको टाइम नहीं दे सकते हैं। अगर अथॉरिटी ना मतलब उसको इसमें टाइम में थोड़ा रिलैक्सेशन ना दे तो फिर आपको 14 डेज जो है वो मैक्सिमम टाइम होता है, और 10 डेज जो है वो मिनिमम टाइम होता है। इस टाइम के अंदर अंदर आपने बताना होता है उस अपनी जो भी आपने अपना डिफेंस देना है वो इस टाइम के अंदर आपने अपना रिटन डिफेंस देना है, ठीक है। नंबर 2 है इन केस वेयर मोर देन 1 सिविल सर्वेंट्स आर एक्यूज्ड इन 1 केस, ठीक है। यानी अब एक ही केस है उसमें मोर देन 1 सिविल सर्वेंट्स आर एक्यूज्ड है, ठीक है। एक ही केस में एक से ज्यादा बंदे इन्वॉल्व हो गए हैं। अ सिंगल इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी शैल बी अपॉइंटेड। अब इंक्वायरी कमेटी भी अपॉइंट हो सकती है और एक इंक्वायरी ऑफिसर भी अपॉइंट हो सकता है। एंड द इंक्वायरी ऑफिसर और कन्वीनर ऑफ द इंक्वायरी कमेटी
जो भी इंक्वायरी ऑफिसर होगा या कन्वीनर होगा इंक्वायरी कमेटी का, so appointed shall as far as possible be of a rank senior to the senior most civil servant accused in a particular case। मतलब वो ये पहले भी आ चुका है इसका जिक्र कि ये उससे ज़्यादा सीनियर होगा, मतलब सीनियर टू द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट एक्यूज्ड। ठीक है, अब जो भी ऑफिसर होगा या कन्वीनर होगा इंक्वायरी कमेटी का वो उससे सीनियर रैंक का होगा बंदा। फिर नंबर 3 है the record of the case and the list of witnesses if any shall be communicated to the inquiry officer or the inquiry committee as the case may be along with the orders of inquiry। ठीक है, रिकॉर्ड जो है केस का वो भी एंड द लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जो विटनेसेस की लिस्ट है जिन जिन जो भी इसमें विटनेस बनेगा वो भी। ठीक है, if any shall be communicated to the inquiry officer or inquiry committee, जो इंक्वायरी कमेटी का ऑफिसर होगा या फिर इंक्वायरी कमेटी जो भी बनेगी, ठीक है, उससे ऑर्डर्स ऑफ इंक्वायरी के साथ ही वो रिकॉर्ड भी उसके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा और लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी उसके साथ उसी टाइम पर कम्युनिकेट की जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर 4 है in case where the inquiry officer or any other member of the inquiry committee is required to be replaced for one reason or another, the authority shall appoint an other inquiry officer or inquiry committee as the case may be। ठीक है, अगर इंक्वायरी ऑफिसर को या फिर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंक्वायरी कमेटी, मतलब उसके किसी भी मेंबर को, इंक्वायरी कमेटी के किसी मेंबर को आपको रिप्लेस करना पड़ता है, फिर क्या होगा? The authority shall appoint an other inquiry officer। जो अथॉरिटी है उसके पास वो ये भी अथॉरिटी भी है कि वो किसी भी और मेंबर को अपॉइंट कर दे another inquiry officer, और इंक्वायरी कमेटी मतलब वो किसी और इंक्वायरी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है या कोई और इंक्वायरी कमेटी भी बना सकती है, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, फिर उसके पास रूल नंबर 10 है procedure to be followed by inquiry officer और inquiry committee। जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा, इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी। इसमें नंबर 1 है ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई ऑफ द एक्यूज्ड और ऑन एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है स्पेसिफाई, मैंने आपको पहले भी बताया है, मतलब स्पेसिफिक पीरियड जब हम जितना भी हमने उसको दिया हुआ है, जब वो पीरियड एक्सपायर हो जाए या फिर उसका एक्यूज का रिप्लाई आ जाए। ठीक है, इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड फ्रॉम द एक्यूज, मतलब जब इसका कोई रिप्लाई नहीं आया है, नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, तो फिर हम जो भी स्टिपुलेटेड पीरियड होगा उसके एक्सपायर होने का इंतजार करेंगे या फिर हमारे पास रिप्लाई आ जाए एक्यूज का। इन दोनों सूरतों में the inquiry officer or the inquiry committee as the case may be shall inquire into the charge and charges and may examine such oral and documentary evidence in support of the charge or charges। ठीक है, अब जो इंक्वायरी ऑफिसर है या इंक्वायरी कमेटी है जो भी है वो इंक्वायर करेगी, चार्ज या चार्जेस जो भी उस पर लगे हुए हैं उनको इंक्वायर करेगी और जो एग्जामिन करेगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को एग्जामिन करेगी इन सपोर्ट ऑफ द चार्ज और चार्जेस, यानी जो भी उस पर चार्जेस लगे हैं या चार्ज लगा है या चार्जेस लगे हैं उनकी सपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनको मतलब एग्जामिन करेगी। ठीक है, या ओरल एविडेंसेस क्या क्या है उसको भी एग्जामिन करेगी जब एक्यूज का रिप्लाई आ जाएगा तब, या अगर उसने रिप्लाई नहीं दिया है तो जब हमारे पास उसकी जो भी हमने उसको 14 डेज का मैंने आपको बताया था कि पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाए, या फिर अगर अथॉरिटी उसको ज़्यादा भी पीरियड देती है, टाइम देती है रिप्लाई करने के लिए, तो वो भी ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद हम उसके अगेंस्ट ये सब करेंगे। ठीक है, और हम उसमें ये देखेंगे, इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी ये देखेगी कि ये जो चार्ज या चार्जेस हैं ये उसके सपोर्ट में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कितने हैं या ओरल एविडेंसेस कितने हैं, कौन से हैं। ठीक है,
or in defense of the accused as may consider necessary, and where any witness is produced by one party, the other party shall be entitled to cross-examine such witnesses. या तो वो चार्जेस की सपोर्ट में देखेगी इंक्वायरी कमेटी, मतलब जैसा भी फैसला हो रहा होगा वो देखेगी कि चार्जेस की सपोर्ट में कितने मतलब उसके पास एविडेंसेस हैं, या फिर जो एक्यूज्ड के डिफेंस में उसके पास कितने एविडेंसेस हैं, ठीक है, वो ये भी देखेगी. As may consider necessary and where any witness is produced by one party, और जहां पर कोई एक पार्टी जो है वो विटनेस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, आप जो एक्यूज है वो कोई विटनेस लेकर आया है, द अदर पार्टी शेल बी एंटाइटल्ड टू क्रॉस एग्जामिन सच विटनेस. जो दूसरी पार्टी है, जो मतलब एक्यूज ने अगर कोई पार्टी एक्यूज ने अगर कोई विटनेस पेश किया है, तो जो दूसरी सेकंड पार्टी है, जो कमेटी है, वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, ठीक है, एंटाइटल्ड टू क्रॉस एग्जामिन, वो उसको क्रॉस एग्जामिन करने का हक रखती है. फिर इसका नंबर 2 है, if the accused fail to furnish his reply within the stipulated period, अगर वो नहीं देता है अपना रिप्लाई विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड में वो अपना रिप्लाई नहीं देता है, द इंक्वायरी ऑफिसर और द इंक्वायरी कमेटी एज द केस में बी शैल प्रोसीड विद द इंक्वायरी एक्स पार्टी. ठीक है, एक्स पार्टी का मतलब होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड. ठीक है, मतलब जहां पर एक्यूज ने नहीं दिया है अपना कोई भी रिप्लाई स्पेसिफिक पीरियड के दौरान, तो जो इंक्वायरी ऑफिसर है या इंक्वायरी कमेटी है, तो वो प्रोसीड करेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड. ठीक है, वो फिर एक साइड के इंटरेस्ट के साथ ही प्रोसीड करेगी, मतलब ये केस यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, रुकेगा नहीं. अच्छा जी, नंबर 3 है, द इंक्वायरी ऑफिसर और द इंक्वायरी कमेटी एज द केस में बी शेल हियर द केस ऑन डे टू डे बेसिस, मतलब डे टू डे बेसिस पर वो केस की हेयरिंग करेंगे. एंड नो एडजर्नमेंट शेल बी गिवन, और कोई भी एडजर्नमेंट नहीं दी जाएगी, मतलब कोई भी डिले नहीं इसमें दिया जाएगा, मतलब आप केस को डिले नहीं कर सकेंगे. शेल बी गिवन एक्सेप्ट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, या फिर अगर आपने इसको केस को एडजर्न करना है तो फिर उसके लिए आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. इन विच केस द एडजर्नमेंट शेल नॉट बी ऑफ मोर देन 7 days, और जो रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद भी मोर देन 7 days से ज़्यादा की आपको, मतलब मोर देन 7 days आपको नहीं मिल सकते हैं एडजर्नमेंट के लिए, मतलब आप इससे ज़्यादा केस को डिले नहीं कर सकते हैं. इसके बाद नंबर 4 है, स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस शेल बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड एंड डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव. अच्छा, अब ये देखिए, ये एक्यूज एक साइड पे एक्यूज्ड है और दूसरी साइड पे डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब डिपार्टमेंट ने उसको जाहिर बात है एक्यूज किया है, तो जो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव है वो दूसरी साइड पर होगा. तो अब जो स्टेटमेंट है विटनेसेस की, उसको आपको रिकॉर्ड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ, दोनों की प्रेजेंस में, मतलब एक्यूज्ड की प्रेजेंस में भी और डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की प्रेजेंस में भी. उसके बाद नंबर 5 है, वेयर द इंक्वायरी ऑफिसर और द इंक्वायरी कमेटी एज द केस मे बी इज सेटिस्फाइड दैट द एक्यूज इज हैम्परिंग और अटेम्प्टिंग टू हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द इंक्वायरी, ही और इट शैल एडमिनिस्टर अ वार्निंग, और इफ देयर आफ्टर he or it is satisfied that the accused is acting in disregard to the warning, he or it shall record a finding to that effect and proceed to complete the inquiry in such a manner as may be deemed expedient in the interest of justice. अच्छा, हैम्परिंग का मतलब होता है डिले. ठीक है, when the inquiry officer या इंक्वायरी कमेटी, ठीक है, इंक्वायरी ऑफिसर के लिए इन्होंने ही लिखा हुआ है और इंक्वायरी कमेटी के लिए इन्होंने इट लिखा हुआ है. इज सेटिस्फाइड दैट द एक्यूज्ड इज हैम्परिंग और अटेम्प्टिंग टू हैम्पर, या वो हैम्परिंग या वो डिले कर रहा है या वो डिले करने की कोशिश कर रहा है. द प्रोग्रेस ऑफ इंक्वायरी, ये मतलब इंक्वायरी की जो प्रोग्रेस है उसमें वो डिले कर रहा है या डिले करने की कोशिश कर रहा है, दोनों तरह से वो उसको वार्निंग देंगे, एडमिनिस्टर वार्निंग. And if thereafter he or it is satisfied that the accused is acting in disregard to the warning, और अगर वो satisfied हो, जो accused है जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, वो एक्टिंग कर रहा है in disregard to the warning. disregard का मतलब होता है इग्नोर.
ठीक है। डिसरिगार्ड का मतलब होता है इग्नोर, मतलब वो उसको डिसरिगार्ड कर रहा है, वो इसको इग्नोर कर रहा है वार्निंग को। ही और इट शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट, इस चीज की फाइंडिंग रिकॉर्ड करेंगे एंड प्रोसीड टू कंप्लीट द इंक्वायरी, और फिर प्रोसीड करेंगे, जारी रखेंगे, कंप्लीट कर अपनी इंक्वायरी जारी रखेंगे, इंक्वायरी को कंप्लीट करेंगे इन सच अ मैनर एज मे बी डीम्ड एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जैसा कि वो कन्वीनियंट समझते हैं, जैसा कि कन्वीनियंट हो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, ठीक है। अब इसको मैंने अभी आपको वर्ड बाय वर्ड बताया, अब इसको मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी ये समझती है कि जो एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, वो एक्यूज्ड, तो वो हैम्पर कर रहा है, मतलब डिले कर रहा है या डिले करने की कोशिश कर रहा है इंक्वायरी को, तो वो उसको एक वार्निंग देंगे, ठीक है, कि आप ऐसा ना करें। और अगर वो ये समझेंगे कि वो उसकी वार्निंग, जो उन्होंने वार्निंग दी है इंक्वायरी ऑफिसर ने या इंक्वायरी कमेटी ने, जो एक्यूज को वार्निंग दी है, वो उसको भी इग्नोर कर रहा है, तो फिर वो अपनी फाइंडिंग जो है वो लिखेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड करेंगे, इन राइटिंग रिकॉर्ड करेंगे, और फिर प्रोसीड करेंगे, अपना जो केस है वो उसको ख़त्म करेंगे, मतलब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए, मतलब जैसा भी वो कन्वीनियंट समझेंगे उसी तरीके से केस को वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। जो इंक्वायरी कमेटी के पास ये हक होगा। उसके बाद रूल नंबर 6 है, इफ द एक्यूज्ड एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द इंक्वायरी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ही शैल बी डीम्ड टू हैव हैम्पर्ड or attempted to hamper the progress of the inquiry unless medical leave applied for by him is sanctioned by the authority on the recommendation of a registered authorized medical officer। अब अगर एक्यूज अपने आप को एब्सेंट करता है, एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द इंक्वायरी से वो अपने आप को एब्सेंट करता है ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स पे? मेडिकल ग्राउंड्स पे। मेडिकल ग्राउंड्स पे किसी की छुट्टी रोकी नहीं जा सकती, ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए कि मेडिकल ग्राउंड्स पे हम किसी की लीव जो है वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यहाँ पर अपने आप को मेडिकल ग्राउंड से मतलब मेडिकल ग्राउंड्स पे वो छुट्टी अप्लाई करता है, ही शैल बी डीम्ड टू हैव हैम्पर्ड और अटेम्प्टेड टू हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द इंक्वायरी, ठीक है। हैम्पर और अटेम्प्टेड टू हैम्पर का पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो मतलब डिले करने की कोशिश कर रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रोग्रेस है वो डिले हो जाए। तो अनलेस मेडिकल लीव, जब तक कि वो मेडिकल लीव को क्या नहीं करेगा, अप्लाइड फॉर बाय हिम इज सैंक्शन बाय द अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, मतलब उसको किसी रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ने लिखा हो, ठीक है, ये लिखा हो उसको कि इसको जो लीव है वो दी जाए, रिकमेंड किया हो, और अथॉरिटी ने जो भी वहाँ पर अथॉरिटी है जिसने कमेटी बनाई है उसने उसको सैंक्शन किया हो, मतलब अथॉरिटी सैंक्शन करेगी लीव और वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर की जो रिकमेंडेशन पर, तो तब ही उसको मेडिकल ग्राउंड्स पे लीव मिल सकती है, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद नंबर 7 है, द इंक्वायरी ऑफिसर और द इंक्वायरी कमेटी एज द केस मे बी शेल कंप्लीट द इंक्वायरी विद इन 60 days और विद इन such an extended period which the authority may allow on the request of inquiry officer or inquiry committee as the case may be for reasons to be recorded, and shall submit his or its report to the authority within 7 days of the date of completion of inquiry। अच्छा, अब इंक्वायरी ऑफिसर या फिर इंक्वायरी कमेटी क्या करेगी? shall complete the inquiry within 60 days, ठीक है। आप उसको कंप्लीट करने हैं, जब तक उसको अथॉरिटी जो है वो एक्सटेंडेड पीरियड ना दे तो इसको विद इन 60 days अपना काम पूरा करना है। या फिर अगर वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो फिर उनको इंक्वायरी ऑफिसर को या इंक्वायरी कमेटी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगी अथॉरिटी का, तो वो उसको पीरियड एक्सटेंड भी कर सकते हैं। As the case may be, for reasons to be recorded, it shall submit his or its report to the authority within 7 days of the date of completion of inquiry। और अगर वो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, मतलब उनका वो पीरियड एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, 60 डेज से ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उनको जो रीजंस हैं वो रिकॉर्ड करना पड़ेंगी और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगी विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ completion ऑफ इंक्वायरी। मतलब
उसके अंदर अंदर, ठीक है, 7 डेज में उसको बताना पड़ेगा, रीजंस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी कि उन्होंने अपना काम जो है वो इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम क्यों पूरा नहीं किया है, क्या क्या वजूहात है। द इंक्वायरी रिपोर्ट मस्ट कंटेन क्लियर फाइंडिंग्स एज to whether the charge or charges have been proved or not proved, and specific recommendations regarding exoneration or imposition of minor or major penalties upon the accused। ठीक है, मतलब इंक्वायरी रिपोर्ट में उनको ये क्लियर फाइंडिंग्स देनी होती है। क्लियर फाइंडिंग्स, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। क्लियर फाइंडिंग्स देनी होती है कि वो क्या समझते हैं कि जो चार्ज है या चार्जेस हैं वो प्रूव हुए हैं या प्रूव नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब उनको क्लियरली बताना होता है, दरमियान में बात नहीं छोड़नी है कि कुछ प्रूव हो गया है कुछ प्रूव नहीं हुआ है, या ऐसे हो गया था तो ऐसे हो गया है, इस तरह से बात गोल नहीं करनी है। उनको स्पेसिफिकली बताना है कि उस पे जो फाइंडिंग्स हैं वो प्रूव हुई हैं या नहीं प्रूव हुई हैं। एंड स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग exoneration and imposition of minor and major penalty और penalties upon the accused। और स्पेसिफिक उसको रिकमेंडेशंस देनी होती हैं, या फिर उस पे पेनल्टीज जो है वो इम्पोज करना चाहते हैं या उसको पेनल्टीज से बरी करना चाहते हैं। ठीक है, मेजर माइनर पेनल्टीज जो भी हैं उससे वो उसको रिकमेंड उनको स्पेसिफिकली करना होता है कि वो उसको मतलब उस पे पेनल्टीज लगाना चाह रहे हैं या उस पे पेनल्टीज नहीं लगाना चाह रहे हैं। Provided that the inquiry shall not be vitiated merely on the grounds of non-observance of the time schedule for completion of the inquiry। Vitiated का मतलब होता है spoil the efficiency of something। ठीक है, अच्छा, इसमें इन्होंने ये कहा हुआ है, इसमें इन्होंने ये कंडीशन रखी है कि इंक्वायरी जो है सिर्फ इस बेस पर कि वो जो है वो टाइम शेड्यूल को नहीं देख रही है, टाइम शेड्यूल को उसने मतलब मद्देनजर नहीं रखा है फॉर कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी। इस बेस पर उसकी जो सारी की सारी कारकर्दगी है उसको स्पॉइल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ टाइम ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको रखते हुए वो अपना मतलब सारे का सारा शेड्यूल जो है वो उसको स्पॉइल कर ले। अच्छा जी, फिर इसमें रूल नंबर 11 है रिवीजन। इसका रूल नंबर 1 है सब्जेक्ट टू रूल सब रूल 2 the authority may call for a record of any pending before the inquiry officer or inquiry committee as the case may be and pass such order in relation thereto as it may deem fit। thereto का मतलब होता है to that, और deem fit का मतलब होता है consider। deem का मतलब होता है consider। मतलब इसमें ये कहा हुआ है कि जो अथॉरिटी है वो कोई भी केस पेंडिंग हो इंक्वायरी ऑफिसर के पास या इंक्वायरी कमेटी के पास तो वो उस केस को मंगवा सकती है। ठीक है, मे कॉल फॉर अ रिकॉर्ड ऑफ एनी केस, जो भी उसके पास केस होगा वो उसको मंगवा सकती है, और पास सच ऑर्डर, और कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है जो कि वो ये कंसिडर करे कि इसके लिए इसके रिलेशन में ये जो ऑर्डर है ये फिट है। ठीक है, वो सही समझती है, इस तरह के वो ऑर्डर वो कर सकती है इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी से लेकर जो अथॉरिटी अगर ये समझे कि ये इसके लिए ठीक है। ठीक है, फिर इसमें रूल नंबर 2 है no order under sub rule 1 shall be passed in respect of an accused unless the authority has informed him in writing of the grounds on which it is proposed to make the order and has been given an opportunity of showing cause against it, including an opportunity of personal hearing if requested by the accused or is otherwise necessary in the interest of justice, in particular where the authority contemplates to pass an order adverse to the interest of the accused। Contemplate का मतलब होता है consider या फिर ऑफ द व्यू, यानी जो कोई भी ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा, कोई भी किसी भी किस्म की पेनल्टी जो है वो नहीं लगाई जाएगी, नहीं दी जा सकती किसी को भी अनलेस के उसको इन्फॉर्म ना किया गया हो उन ग्राउंड्स के बारे में जिस पर उसको पेनल्टी लगाई जा रही है, पेनल्टी दी जा रही है, या फिर उसको अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो, कोई शो कॉज की अपॉर्चुनिटी उसको ना दी गई हो, और उसके रिक्वेस्ट करने पर भी पर्सनल हेयरिंग ना दी गई हो, पर्सनल हेयरिंग की उसको अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो। ठीक है, तो अगर स्पेशली तब when the authority contemplates to pass an order adverse to the
एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, अगर वो उसके एडवर्स में फैसला कर रही है, अथॉरिटी जो है वो उसके एडवर्स में फैसला कर रही है, तो कोई भी अथॉरिटी एडवर्स में फैसला उस वक्त तक नहीं कर सकती है जब तक कि उसको इन्फॉर्म ना किया गया हो, ग्राउंड्स का इन्फॉर्म ना किया गया हो, उसको शो कॉज की अपॉर्चुनिटी ना दी गई हो और उसकी पर्सनल हियरिंग की रिक्वेस्ट उसको ना मतलब उसको ना दिया गया हो, पर्सनल हियरिंग का मौका ना दिया गया हो. Provided that no such opportunity shall be given where the authority, for reasons to be recorded, it is satisfied that in the interest of security of Pakistan or any part thereof, it is not expedient to give such an opportunity. ठीक है. अब इसमें भी एक रिलैक्सेशन रखी है इस रूल में कि अगर मतलब सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड मसला हो तो फिर जो अथॉरिटी है वो कोई भी फैसला कर सकती है अपनी मर्जी से, और वो ये नहीं समझती कि एक्यूज्ड है उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, तो फिर वो उस सिलसिले में वो कोई भी फैसला खुद से कर सकती है. ठीक है, जहां पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला रिलेटेड हो. अच्छा जी, नंबर 3 है, इन केस द अथॉरिटी डिसाइड्स टू कॉल फॉर अ केस pending before an inquiry officer or inquiry committee or pending before or disposed of by the authorized officer in terms of the Government Servant Efficiency and Discipline Rules 1973, the authority may do so in exercise of the powers conferred under Rule 6A of the said rules, provided that this power shall in no case be exercised after 1 year of disposal of such a case by authorized officer. ठीक है. अब यहाँ पर इन्होंने ये कहा हुआ है, द अथॉरिटी डिसाइड्स टू कॉल फॉर अ पेंडिंग केस बिफोर एन इंक्वायरी ऑफिसर. अब अथॉरिटी जो है वो कॉल कर सकती है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो कॉल कर सकती है पेंडिंग, जो भी केस होगा पेंडिंग होगा, इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी के पास जो भी केस पेंडिंग होगा उसको कॉल कर सकती है, या फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर ने उस जो भी केस ख़त्म कर दिया है, डिस्पोज ऑफ मतलब उसको फिनिश कर दिया है. कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड. मतलब अथॉरिटी कोई भी जो केस है वो डिमांड कर सकती है जो कि पेंडिंग हो, इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर के पास पेंडिंग पड़ा हुआ उसको भी डिमांड कर सकती है, या फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया हो मतलब उसको ख़त्म कर दिया हो, फिनिश कर दिया हो. ठीक है, अथॉरिटी इन दोनों सूरतों में कोई भी केस जो ख़त्म हो गया हो, फिनिश हो गया हो, इंक्वायरी कमेटी ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया हो, उसको भी अथॉरिटी क्लेम कर सकती है, डिमांड कर सकती है, मंगवा सकती है, या फिर उसके पास जो पेंडिंग कोई इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर के पास कोई भी पेंडिंग पड़ा हो उसको भी अथॉरिटी मंगवा सकती है, देख सकती है, उसको डिमांड कर सकती है. ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दिस पावर शेल इन नो केस बी एक्सरसाइज आफ्टर 1 year of disposal of such a case by authorized officer. अब अगर किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर ने केस कोई डिस्पोज ऑफ कर दिया है और उस चीज़ को, उस बात को 1 साल का अरसा गुजर गया है, तो फिर किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि ये पावर एक्सरसाइज की जाए कि पिछला जो 1 साल पुराना केस है उसको खोला जाए. आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि सस्पेंशन एंड लीव मतलब आपको सस्पेंड कब किया जाता है और आपको ऑन फोर्स लीव पे कब भेजा जा सकता है. ठीक है, और उसके क्या क्या रूल्स हैं आज की वीडियो में हमने ये देखा, और हमने ये भी देखा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको इनिशिएट कब और कैसे किया जाता है. फिर हमने ये भी देखा कि जहाँ पर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होती, जिन केसेस में अथॉरिटी ये समझती है कि यहाँ पर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, तो उन केसेस का प्रोसीजर क्या होता है, उनको किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए. फिर उसके बाद हमने रिकॉर्ड की प्रोविज़न भी देखी कि रिकॉर्ड कौन प्रोवाइड करेगा और कैसे और कब प्रोवाइड करेगा. उसके बाद हमने वो प्रोसीजर भी देखा है जो कि जब अथॉरिटी ये समझती है कि इंक्वायरी हेल्ड होनी चाहिए, तो इंक्वायरी हेल्ड होने का क्या प्रोसीजर होता है और उसमें जो एक्यूज्ड है यानी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं. ठीक है, अगर इंक्वायरी उसके खिलाफ हेल्ड होती है तो उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं, वो किस तरह से अपने आप को डिफेंड कर सकता है. फिर उसके बाद हमने जो प्रोसीजर इंक्वायरी ऑफिसर या फिर इंक्वायरी कमेटी जो प्रोसीजर फॉलो करेगी हमने उसको भी देखा है, और हमने ये भी देखा है कि अगर अथॉरिटी है वो रिवाइज करना चाहे, मतलब जो इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर ने जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं उनको रिवाइज करना चाहे तो वो किस तरह से कर सकती है. तो हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी. एक्चुअली ये
END रूल्स काफ़ी लंबे हैं, तो ये अगर जिस तरह से मैं आपको करवाती हूँ तो ज़ाहिर बात है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आपको हर बात में समझा सकूं, जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊं, ताकि आप ख़ुद भी इसको जब पढ़ के समझें तो आप आसानी से समझ सकें और आपकी समझ में ये सारे के सारे रूल्स आ सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।